हे 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। एक 1.3 एक्सरसाइज में आपका रैशनल और इरेशनल नंबर्स आएंगे, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। वैसे तो आपने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही 9th में स्टडी करी हैं, लेकिन इसमें आज हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या आपकी P/Q की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब इसमें P और जो Q होते हैं ना, वो दोनों ही पूर्णांक होते हैं। बस Q जो है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि किसी भी इंटीजर के नीचे अगर आप 0 लगाते हैं, 0 से उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो इन्फिनिटी बन जाता है। इन्फिनिटी मतलब अनंत बन जाता है, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो P और Q के इक्वल नहीं होता, P/Q के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, थोड़ा सा वास्तविक संख्याएं के बारे में बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं में दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं डेसिमल के साथ, यानी दशमलव के साथ। दूसरा होते हैं बिना दशमलव, यानी विदाउट डेसिमल। मैं आपको दोनों वर्ड्स बोल रही हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो इजी लगे, उसके थ्रू स्टडी करना, ठीक है। मेरा मोटिव है कि आपको समझ आ जाए। देन इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। डेसिमल वाले में ना 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग मीन्स शांत, ठीक है, जिसमें 1 पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल है ये एक मैंने लिया है 1.23, यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया, यानी हमने किसी नंबर को किसी नंबर से जब डिवाइड किया तो वो 1.23 पे आके रुक गया और हमारा शेषफल 0 आ गया, ठीक है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी अशांत आवर्ती। उसमें क्या होता है, इसमें ना कभी भी इसका एंड नहीं होता। ये 1.23, 23, 23, 23, 23 इस तरीके से चलता जाएगा, कभी भी इसमें शेषफल 0 आएगा ही नहीं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.23 और 23 के ऊपर बार, करेक्ट। थर्ड होता है कि इसका भी एंड नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग वाला था जिसमें 23, 23, 23 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें भी अंत नहीं है, शेषफल 0 नहीं आएगा। इसमें भी 1.23, 1, 5, 9, 6, 5, 7, 8, 9 इस तरीके से आगे नंबर चलते जाएंगे, लेकिन अंत नहीं आएगा। बिना दशमलव वाले कौन से होते हैं? पूर्णांक, यानी इंटीजर्स आपको पता है, पहले नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक, फिर 0 आता है जो आपका शून्य होता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, वो आपके होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये शून्य और धनात्मक पूर्णांक को मिलाकर बनती हैं पूर्ण संख्याएं, करेक्ट। चलो अब आते हैं, हम थोड़ा सा और देखते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के क्या रिजल्ट मिलता है। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, आपको मैंने बताया है कि जो P और Q के इक्वल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब परिमेय संख्या, कोई भी मैंने परिमेय संख्या ले ली, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, फिर अपरिमेय संख्या ले ली, यहाँ पे मैंने √3 ले लिया, ठीक है। इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो एक अपरिमेय संख्या ही मुझे मिलेगी इनको प्लस करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैंने परिमेय संख्या को Rn के फॉर्म में लिखा है और अपरिमेय संख्या को In के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, क्लियर। सेकेंड रिजल्ट क्या निकलेगा हमारा कि मैंने किसी रैशनल नंबर्स में से, यानी परिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या लेस करी, तो उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आएगा, राइट। थर्ड रिजल्ट क्या होगा हमारा? अब हम अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को लेस करेंगे, यानी √3 में से √2 को लेस करेंगे, तब भी हमें इरेशनल नंबर ही यानी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। सेकेंड वाले में मैंने रैशनल में से इरेशनल को माइनस किया था, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या लेस करी थी, अब मैंने अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को लेस किया है, तो भी मेरा रिजल्ट जो है वो अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट
फोर्थ पॉइंट है, अब मैंने दोनों नंबर्स को यानी इर्रेशनल नंबर को भी, अपरिमेय संख्या को भी और परिमेय संख्या को भी गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी इर्रेशनल नंबर मैंने √3 ले लिया, रैशनल नंबर मैंने 2 ले लिया, तो इन दोनों का जो रिजल्ट निकलेगा मल्टीप्लाई करके वो भी एक इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या ही हमें मिलेगी। ठीक है। फिफ्थ में क्या है कि दो इर्रेशनल नंबर ले लिए मैंने, यानी दो अपरिमेय संख्या ले ली, तो उसका जो रिजल्ट है वो या तो इर्रेशनल नंबर होगा या फिर वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, यानी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। कैसे? देखो, जब मैंने अपरिमेय संख्या लिए, √3 ले लिया, उसके साथ √5 ले लिया, तो जब दोनों को गुणा किया तो √15 बन गया, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से दो अपरिमेय संख्या लिए, √3 गुना में √3, तो इससे रिजल्ट मुझे मिला 3, यानी परिमेय संख्या। ठीक है। तो दोनों केस में, इस केस में दोनों आंसर्स आ सकते हैं, परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी थ्योरम की तरफ। थ्योरम में क्या बोला है हमें? यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ये हमारी थ्योरम है। ये हमें बोला गया है कि अगर कोई एक नंबर, मान लो यहाँ पे मैंने लिया a² की जगह मैंने 10² ले लिया, p की जगह मैंने 2 ले लिया। 10² को अगर 2 विभाजित करती है तो 10 को भी 2 विभाजित करेगी। ठीक है। ये विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति से हमने इसको प्रूफ किया है। अब एक और थ्योरम आपको दी हुई है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हम इसको पहले प्रूफ करते हैं किस तरीके से ये अपरिमेय संख्या है, उसके बाद हम इसको आगे हम अपनी एक्सरसाइज में काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। देखो, माना √2 को अभी हमने बोला है, इन्होंने बोला है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका ना अपोजिट इसको लेट करेंगे। हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, लेकिन हम इसको ना परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है। माना √2 जो है एक परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है, तो यानी ये p/q की फॉर्म में है, जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? को प्राइम नंबर्स, यानी जैसे जिनका HCF हमेशा 1 होगा, जैसे 3/4, ठीक है, या 5/7, जिसका HCF आपको 1 मिलेगा। राइट। अब देखो, यहाँ पे p/q जो है वो √2 है। अब यहाँ से q जो है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो √2 × q = p बन जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको हम वर्ग कर रहे हैं। ठीक है। दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पे ये किया, स्क्वायर किया, तो रिजल्ट आया मेरे पास 2q² = p²। अब ये जो q² है, ये यहाँ से इसके साथ जो 2 है ना, वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, q² = p²/2। अब ये देखो, ये जो 2 है ना, ये p² को विभाजित कर रही है। इसका मतलब अभी हमने थ्योरम में पढ़ा कि अगर a² को p भाग करता है तो a को भी p भाग करेगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर p² को 2 विभाजित कर रहा है तो यानी p को भी 2 विभाजित करेगा। क्लियर? मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अब इसमें जो मैंने ये है p/2 को मैंने c के बराबर रख लिया, ये मान लिया मैंने, लेट कर लिया है। तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी 2c। एक p की वैल्यू मेरे पास यहाँ आई थी, जो समीकरण, अब ये p का मान जो 2q आया था, जो हमारा पहला समीकरण था, वो p की वैल्यू वहाँ पे 2q थी। ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू को ना इसमें समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है। तो ये इक्वल, p की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो 2q √2q = 2c। ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हमें मिलेगा?
आएगा, ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल्स टू 4c²। ठीक है, अब ये देखो 2 जो है ना वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसको भी और इसको भी। क्लियर, यानी इसको भी कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये जब ये, या फिर इसको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे आ गया 2, तो q² इज इक्वल्स टू 2q² हो गया। ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, q²/2 इज इक्वल्स टू c²। अब ये देखो जो ये q² है ना, ये वही पहले वाली सिचुएशन आ गई, कंडीशन आई है कि q² को 2 भाग कर रहा है, तो इसका मतलब q को भी भाग करेगा, है ना। 2 q² को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, q/2 इज इक्वल्स टू d। ठीक है, यानी यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 2d। अब पहले p की वैल्यू क्या आई थी, 2c आई थी ना हमारी, ऐसे ही अब q की वैल्यू क्या आ गई है, 2d। ठीक है, अब हमने शुरू में आपको बताया था कि p और q जो है ना वो सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं हैं जिसका जो HCF है वो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2। अब दोनों वैल्यूज़ में p और q की वैल्यूज़ में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, जबकि हमने क्या माना था, क्या लेट किया था कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर एक से अलग नहीं होगा, HCF 1 ही होना चाहिए। तो इट मीन्स हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत हो गई। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। इसको आप पॉइंट वाइज, लाइन वाइज ऐसे ही आप इसको लिखना, मैं आपको नोट सेंड करूँगी। उसके बाद हम बुक के क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, ये 1.3 का 3rd क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। 1/√2 को अब क्या करेंगे, उसी तरीके से सेम प्रोसीजर करेंगे, क्या कि इसके विपरीत हम मानेंगे। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें प्रूव करना है, तो इसलिए हम पहले इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, 1/2 इज इक्वल्स टू a/b। वहाँ पे मैंने p/q रखा था, यहाँ मैंने a/b कर दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप a/b रखो या p/q रखो या कोई और वैल्यू रखो। ठीक है, यहाँ पे a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, a और b का जो HCF है वो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब ये देखो b जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो b ऊपर चला जाएगा और √2 a के पास चला जाएगा, ये आ गया। यहाँ से मैं a को अब नीचे ले आई, तो क्या आया, b/a इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, अब आपको ये पता है कि b/a p और q की फॉर्म में है, जो एक परिमेय संख्या है, ये तो आपको पता ही है, परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में होता है। लेकिन जो √2 है, अभी हमने प्रूफ किया था कि वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी अजम्पशन गलत हो गई, हमने इसको लेट किया था कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी अजम्पशन गलत है और ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप इसी तरीके से लिखोगे कि यह विरोधाभास इसे हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का ही सेकंड पार्ट है 7√5, यानी अब जो दो हैं a और b, उसमें हमने ना इसको ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक, तो देखो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए इसके विपरीत मान लीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस में प्रोसीजर फॉलो करते आए हैं, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। 7√5 इज इक्वल्स टू a/b। ठीक है, अब यहाँ पे भी a और b जो है वो सहभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होगा। ठीक है, अब 7√5 इंटू b, ये b यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये b ऊपर चला जाएगा, a यहाँ रह जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो 7 है ना,
जो 5 के साथ जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो a/7b एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये एक p/q की फॉर्म में है। ठीक है, जबकि हमें ये पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको यही इसमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आपकी 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इसको ट्राई कर सकते हो, जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी।